मुझे लगता है कि तुम्हें वेट्रेस शब्द को समझने में कोई दिक्कत हो गई है। वेट्रेस वो होती है जो कस्टमर को सर्व करें। मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूं और अभी रिटायर होने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो मेरी जगह मुझे किसी मैनेजर की जरूरत नहीं है। हम लोग भले ही अभी नई वेट्रेस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी पर रखने के लिए हम पहले उनका टेस्ट लेते हैं। जब वो हर चीज में खरी उतरती हैं, तभी वो हमारी रेस्टोरेंट की वेट्रेस बन पाती हैं। अगर तुम मारिया रेस्टोरेंट की वेट्रेस बनना चाहती हो तो तुम्हें भी यही करना होगा, प्रेम ने हंसते हुए कहा। बीना को वाकई में इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि यहां की चीजें कैसे काम करती थीं। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे कस्टमर्स को ठीक वैसे ही सर्व करना होगा जैसे नौकरानियां मुझे सर्व करती थीं? बीना ने प्रेम की तरफ घूर कर कहा। देखो, साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन एक वेट्रेस के तौर पर तुम्हें कस्टमर की हर जरूरत को पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ऑर्डर लेना है और डिश लेकर आनी है, टेबल साफ करनी है और सर्व करते समय स्माइल करना है, बस इतना ही। प्रेम ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सचमुच? बीना ने प्रेम को ध्यान से देखा, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि प्रेम सच बोल रहा था या नहीं। आज तक बीना ने कभी भी किसी को कुछ भी सर्व नहीं किया था, हालांकि अभी चीजें उसके काबू से काफी बाहर जा चुकी थीं। साथ ही साथ प्रेम के हरे भरे कबाब का उसके शरीर पर काफी अच्छा असर भी हुआ था। शायद अगर वो ये कबाब लगातार खाती रही तो उसकी पुरानी बीमारी भी खत्म हो सकती थी। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि मैं तुम्हें वेट्रेस बनाने के लिए तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूं। नौकरी के बाजार में ऐसे कई ऑप्शंस पहले से मौजूद हैं। मैं बाहर जाकर कई एम्प्लॉइज ढूंढ सकता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काफी जल्दी ये काम करने में माहिर हैं, और इस काम को करने में उन्हें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। प्रेम ने शांति से जवाब दिया और आगे बोला, मैं तुम्हें बस एक मौका देना चाहता हूं ताकि तुम जो भी कर सकती हो वो मुझे दिखा पाओ। अगर तुमने यह साबित कर दिया कि तुम एक वेट्रेस बनने के लायक हो और ठीक ठाक ढंग से यह काम कर पाओगे, तो यह नौकरी तुम्हारी है। क्या वेट्रेस चुनने की प्रोसेस इतनी कठिन है? बीना की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अंदर ही अंदर काफी उलझ गई थी। आखिरकार और कबाब खाने की उसकी ख्वाहिश और घर वापस लौटने की उसकी आखिरी उम्मीद ने उसके स्वाभिमान के ऊपर बाजी मार ली, और वो सिर हिलाकर बोली, ठीक है, फिर भले ही वेट्रेस के तौर पर मेरा इस्तेमाल मेरे टैलेंट को बर्बाद करने के बराबर है, लेकिन मैं इस नौकरी को स्वीकार करती हूं। वेट्रेस को सिर्फ प्लेट्स लेकर ही जाना होता है ना? यह मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। बीना ने अपनी उंगली बढ़ाई और कबाब की प्लेट की तरफ इशारा किया। प्लेट तुरंत ही हवा में उड़ने लगी और उसके हाथ में आ गई। मैं प्लेट्स को सारी टेबल्स पर तुरंत रख सकती हूं, ऐसी काबिलियत सब में नहीं होती है ना? बीना ने प्रेम की तरफ मुड़कर कहा। उसने कबाब की एक बाइट ली और उसके चेहरे पर विश्वास भरी स्माइल आ गई। यह तो कमाल का था, यामिनी ने बीना की तारीफ करते हुए कहा। प्लेट हवा में उड़ गई, कितना कमाल का जादू है, रिया ने कहा। यह देखकर प्रेम की आंखें भी चमक उठी। स्पेस मैजिशियन वाकई बहुत कम पाए जाते थे, और बीना 7वें लेवल की एक स्पेस मैजिशियन थे। अगर वो अपने जादू का इस्तेमाल अपने काम में करे तो उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। हालांकि ये तो जादू की बर्बादी थी, लेकिन फिर भी प्रेम अभी भी 7वें लेवल की एक बॉनी मैजिशियन का इस्तेमाल रेस्टोरेंट की सफाई करवाने में कर रहा था, तो प्लेट्स उठाने के लिए एक स्पेस मैजिशियन का इस्तेमाल करना कहीं से भी गलत नहीं था। भले ही प्रेम काफी इंप्रेस हो गया था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि उसके चेहरे पर ऐसे भाव न दिखें। यह तो वाकई ऐसी काबिलियत है जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर तुम सभी कस्टमर्स के ऑर्डर्स, उन्हें सर्व करने का सीक्वेंस और उनके ऑर्डर की क्वांटिटी याद रख सकती हो, तो तुम मारिया रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय बन सकती हो, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। मेरी याददाश्त काफी अच्छी है, बीना ने विश्वास भरकर सिर हिलाते हुए कहा। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, प्रेम ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, और वो बहुत सारी प्लेट्स और बोल्स लेकर वापस आ गया। फिर उसने टेबल्स की तरफ इशारा किया और बोला, दरवाजे से टेबल की गिनती नंबर 1 से 4 शुरू होती है। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस टेबल पर कौन सी प्लेट रखनी है, और तुम्हें यह अच्छे से याद करके इन प्लेट्स को उनकी सही टेबल पर रखना है। अगर तुमने 3 से कम गलतियां की तो तुम पास हो जाओगे। यह तो काफी आसान है, मुझे इस तरह का काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, बीना ने सिर हिलाकर कहा। टेबल नंबर 3 पर 2 प्लेट्स, 4 बोल्स, 2 छोटी प्लेट्स। टेबल नंबर, प्रेम ने जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस देने शुरू किए
और आराम से खड़ी बीना काफी ध्यान लगाकर सुनने लगी। चलो अब तुम शुरू करो। प्रेम ने सारी बातें एक बार में ही कह दी। ये याद रखना वाकई थोड़ा कठिन काम हो सकता था। ये टेस्ट भी ठीक उसी तरह है जैसा मुझे दिया गया था। क्या ये ऐसा कर पाएगी? यामिनी ने नर्वस होकर बीना की तरफ देखकर सोचा। आप कर सकती हैं बीना दीदी, रिया ने कबाब खाते हुए हौसला बढ़ाकर कहा। श्रुति भी सीरियस होकर बीना की तरफ देख रही थी। बीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में डूब गई। जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो टेबल पर रखे सारे बोल्स और प्लेट्स एक ही बार में हवा में उड़ने लगे। वो उड़कर उसी तरफ आए और यहां वहां उड़कर धीमे से बिना आवाज किए बिना आवाज किए टेबल्स पर रखे जाने लगे। पलक झपकते ही सारे बोल्स और प्लेट्स टेबल पर रखे जा चुके थे। क्या मैंने सही किया? बीना ने प्रेम से कहा। वो बहुत ही नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की झलक साफ देखी जा सकती थी। तुमने 2 गलतियां की, लेकिन पहली बार के हिसाब से यह काफी अच्छा है। प्रेम ने 2 टेबल से बोल्स और प्लेट्स को बदलते हुए कहा। फिर वो स्माइल करते हुए बीना की तरफ मुड़ा और बोला, मुबारक हो। अब अगर तुम चाहो तो मारिया रेस्टोरेंट की तीसरी वेट्रेस बन सकती हो। पहले महीने की सैलरी से तुम्हारे कबाब के पैसे काटने के बाद तुम्हें हर दिन के 600 कॉपर के सिक्के मिलेंगे। बीना का चेहरा खुशी से भर उठा, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई। 9 हरे भरे कबाब के 2700 कॉपर के सिक्के हुए, और फिर भी मुझे हर दिन सिर्फ 600 कॉपर के सिक्के ही मिलेंगे। मैं इतने कम पैसों में जिंदा कैसे रहूंगी? मैं दिन में बस 2 हरे भरे कबाब ही खा पाऊंगी। ऐसे में तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। बीना ने कहा, तुम बाहर जाकर किसी भी रेस्टोरेंट में पूछ सकती हो। कोई भी तुम्हें शुरू में हर दिन के 600 कॉपर के सिक्के नहीं देगा। तुम्हारे खर्च तुम्हारी सैलरी के हिसाब से होने चाहिए। अगर तुम्हारी सैलरी से तुम दिन में बस 2 ही हरे भरे कबाब खा सकती हो तो तुम्हें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो तुम अफोर्ड कर पाओ। प्रेम ने शांत रहकर बीना से कहा, काम करना जरूरी है राजकुमारी जी। रिया ने अपनी मुट्ठी बांधकर स्माइल करते हुए कहा। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, बीना ने प्रेम की तरफ देखकर कहा, और थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपना सिर हिलाकर आगे बोली। देखो, भले ही अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूं, लेकिन तुम सभी को मेरे साथ राजकुमारी जैसा ही व्यवहार करना होगा। मैं चांद देश की इकलौती राजकुमारी हूं और एक दिन मैं रानी भी बन सकती हूं। अब जब तुम मान चुकी हो कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो तो तुम्हें एक एम्प्लॉय की तरह ही रहना होगा। मेरे रेस्टोरेंट को किसी राजकुमारी की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक मेहनती वेट्रेस की जरूरत है। प्रेम ने नाम में सिर हिलाकर कहा, यह आदमी कितना अकड़ू है। बीना ने मन ही मन सोचा। हालांकि वो फिलहाल अपना गुस्सा ही दबा सकती थी। बस बीना ने अभी तक जितने भी आदमी देखे थे, उसे प्रेम उन सब में काफी अलग लगा था। हम मारिया रेस्टोरेंट के मेंबर के तौर पर तुम्हारा स्वागत करते हैं। अब रेस्टोरेंट खुलने ही वाला है, हमें जल्दी से खाना खत्म कर लेना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स मैं तुम्हें लंच सर्विस के टाइम पे बता दूंगा। तुम्हें मिनी का काम देखने के अलावा लंच सर्विस तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मिशन यही है कि वो सारे काम एक दिन में सीखने हैं जो मिनी करती है। प्रेम ने स्माइल करते हुए इंस्ट्रक्शंस देकर कहा। उसने दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखा और खाने के लिए दोबारा बैठ गया। वेलकम वेलकम, रिया ने ताली बजाकर कहा और बीना की तरफ देखकर आगे बोली। हेलो बीना दीदी, मेरा नाम रिया है। हेलो, मैं यामिनी हूं। तुम मुझे मिनी बुला सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी, यामिनी ने स्माइल करके कहा। मैं आयशा। श्रुति ने कम से कम शब्दों में अपने बारे में बताने की कोशिश की। तुम लोग मुझे सम्माननीय भूल जाओ। मैं तुम्हें खास इजाजत देती हूं कि तुम मुझे बीना बुलाओ, बीना ने कहा। उसने सभी के इंट्रोडक्शन के जवाब में सिर हिलाया और टेबल पर जाकर बैठ गई। मेरा नाम प्रेम है, तुम भी मुझे इनकी तरह ही बॉस बुला सकती हो, प्रेम ने स्माइल करके कहा। वो वाकई एक वेट्रेस ढूंढ रहा था और वो खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ गई थी। अभी तक सिस्टम ने कुछ भी नहीं कहा था, वरना वो ये बात जरूर कहता कि वो ही इस वेट्रेस को लेकर यहां आया था। प्रेम को वेट्रेस के तौर पर एक राजकुमारी मिल गई थी, वो भी सिर्फ 9 हरे भरे कबाब के बदले में। यह वाकई काफी सस्ता सौदा था। प्रेम को मालूम था कि अगर बीना यामिनी का सारा काम संभाल लेगी तो यामिनी अपनी आइसक्रीम शॉप पर ज्यादा ध्यान लगाकर काम कर पाएगी। प्रेम यह देखने के लिए काफी बेताब था कि उसकी नई दुकान
उसे कितना फायदा दिला सकती थी। बीना दीदी, पापा हरे भरे कबाब के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हैं। रिया ने सीरियस होते हुए अपने राजमा चावल उठाकर कहा और एक बाइट ली। मैं अभी बस कबाब खाना चाहती हूं। बीना रिया की बात से जरा भी नहीं पिघली। सभी ने अपना लंच खत्म किया, लेकिन रिया और बीना काफी आखिर तक खाती रहीं। प्रेम ने घड़ी की तरफ देखा और रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ चला गया। उसका आज का शांति भरा लंच बीना के आ जाने के बाद जल्दबाजी से भर गया था, लेकिन फिर भी सब कुछ समय पर ही खत्म हो गया था। स्वागत है, प्रेम ने रेस्टोरेंट के दरवाजे खोलते हुए कहा और स्माइल करने लगा। हर बार की तरह अमित और वसीम सबसे पहले रेस्टोरेंट के अंदर आए और दोनों बीना की तरफ देखने लगे। ये तो, वसीम ने जैसे ही बीना के पिंक सिंबल की तरफ देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इसका मतलब ये टेलीपोर्ट होकर आई है। ये रेस्टोरेंट के नीचे का टेलीपोर्टेशन पोर्टल उस जगह लेकर जाता है। अमित भी एकदम हैरान था। हेलो मास्टर आधी दाढ़ी वाले, हेलो मास्टर कछुआ, रिया ने हाथ हिलाकर कहा। कितनी ताकतवर मैजिक वेव्स हैं। ये बूढ़े आदमी तो मेरे पापा और मास्टर जितने ताकतवर लगते हैं। क्या ये दोनों भी महान जादूगर हैं? बीना ने सरप्राइज होकर अमित और वसीम की तरफ देखते हुए सोचा। अमित और वसीम ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वो हर बार की तरह अपनी उसी जगह पर जाकर बैठ गए और वही पुराने ऑर्डर दिए। सिद्धार्थ दरवाजे से अंदर आया और बीना की तरफ देखने लगा। प्रेम जी, वो कौन है? क्या वो नई वेट्रेस है? सिद्धार्थ ने क्यूरियस होकर पूछा। हाँ, सही कहा। उसे हमने आज ही नौकरी पर रखा है और अभी उसने काम शुरू नहीं किया है। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा। आप तो सारे कामों के लिए वाकई अकेले ही काफी हैं, सिद्धार्थ ने कहा। प्रेम ने बस स्माइल कर दिया और कुछ भी नहीं बोला। आज तो प्रेम की किस्मत अच्छी थी कि उसे घर बैठे ही एक वेट्रेस मिल गई थी। कस्टमर्स अंदर आते गए और रेस्टोरेंट कुछ ही देर में पूरा भर गया। अपने आखिरी कबाब खाते हुए बीना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि किस तरह सारे कस्टमर्स यामिनी को अपने ऑर्डर बता रहे हैं और उसे लगा जैसे इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद भी यामिनी अंदर से काफी खुश महसूस कर रही थी। यामिनी को देखकर बीना का विश्वास डगमगाने लगा और उसने सोचा, इतनी सारी डिशेस और इतने सारे कस्टमर्स, सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। इतने कम समय में मैं इतना सब कुछ कैसे याद कर पाऊंगी? केशव जी, करीमा जी पिछले कुछ दिनों से कपड़ों को इकट्ठा करने में काफी बिजी हैं। उन्होंने बहुत सारी कपड़े सिलने वाली औरतों को भी नौकरी पर रख लिया है। लगता है वो कपड़े बना रही हैं। मुकेश परिवार की लाइब्रेरी में खड़े होकर एक आदमी ने कहा। कपड़े बना रही है? वो कपड़ों की दुकान तो कुछ सालों से घाटे में चल रही थी ना? क्या गरिमा के आने के बाद उन्हें ऑर्डर मिलने लगे हैं? केशव ने अपनी आईब्रो ऊपर करके नर्वस होकर उस आदमी से कहा। गरिमा का मुकेश परिवार की वारिस बनने का कैंडिडेट बन जाना केशव के रास्ते का कांटा बन चुका था। भले ही गरिमा के हिस्से में एक ऐसी कपड़ों की दुकान आई थी जो कई सालों से घाटे में चल रही थी, लेकिन फिर भी केशव उस पर नजर रखना चाहता था। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस कपड़े की दुकान को कोई भी नए ऑर्डर नहीं मिले हैं और ना ही कोई अपनी डिजाइन लेकर उनके पास आया है। उनकी सिचुएशन बिल्कुल पहले जैसी ही है। उस दुकान के एक एम्प्लॉय के हिसाब से गरिमा जी अलग अलग साइज के रेडीमेड कपड़े बनाकर उन्हें बेचने का सोच रही हैं। उस आदमी ने ना में सिर हिलाकर कहा। कौन बेवकूफ होगा जो रेडीमेड कपड़े खरीदेगा? सभी लोग ऐसे कपड़े चाहते हैं जो उन्हें ठीक तरह से फिट हों। कौन भला बिना नाप दिए अपने कपड़े खरीदना चाहेगा? लगता है मैंने गरिमा को कुछ ज्यादा ही काबिल समझ लिया था। वह बस एक छोटी बच्ची है जो यहां वहां उछलकर अपने पंख फड़फड़ा रही है। केशव ने मजाकिया अंदाज में कहा और आगे बोला। मैं देखना चाहता हूं कि वो 1 महीने की डेडलाइन के बाद प्रेसिडेंट के पास क्या नतीजा लेकर जाती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूं? लंच सर्विस के बाद बीना ने प्रेम की तरफ मुड़कर पूछा। क्या तुम्हें खुद पर बस इतना ही भरोसा है? प्रेम ने कहा। सच तो यह था कि प्रेम भी इस उलझन में था कि बीना कैसे यामिनी का काम संभालेगी। हां बिल्कुल, मुझे खुद पर भरोसा है, बीना ने कहा और फिर अपनी आवाज ऊंची करके बोली। मुझे बस कुछ प्लेट्स ही तो यहां से वहां लेकर जानी है। मैं तो यह काम बहुत आसानी से कर सकती हूं। मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है, प्रेम ने बीना को ऊपर से नीचे देखकर कहा। तुम देख क्या रहे हो? बीना ने कुछ कदम पीछे जाकर कहा और हैरान होकर प्रेम की तरफ देखने लगी। चिंता मत करो बीना दीदी, पापा को आपके छोटे छोटे पैरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
रिया ने हिम्मत बांधते हुए कहा। किसने कहा मेरे पैर छोटे छोटे हैं? मेरे पैर वाकई काफी लंबे हैं। बीना अपने पैरों के पंजे पर खड़ी हो गई, जिससे उसकी ड्रेस के भीतर से उसके पैर दिखने लगे। ऐसा कहा जा सकता था कि उसके बाकी शरीर के हिसाब से उसके पैर वाकई छोटे नहीं थे। ठीक तभी श्रुति एक टेबल की तरफ बढ़ी, जिसे वो साफ करने वाली थी। तभी उसकी ड्रेस में उसके पैर दिखने लगे। बीना ने श्रुति के पैरों को देखा, जो वाकई काफी लंबे थे, और फिर अपने पैरों पर नॉर्मल होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दुख और जलन साफ दिखाई दे रही थी। प्रेम के चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान आ गई। बीना की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसके पैरों की लंबाई भी श्रुति से काफी कम थी। अच्छा ये बताओ कि तुम किस तरह के कपड़े पहनना चाहोगे? प्रेम ने बीना की तरफ देखकर पूछा। हैं? बीना ने अपना सिर उठाकर प्रेम की तरफ देखा। बॉस तुम्हारे लिए काफी सुंदर यूनिफॉर्म बनाएंगे, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं और आयशा पहने हुए हैं, यामिनी ने स्माइल करके समझाया। बीना ने यामिनी और श्रुति के कपड़ों को देखा, जिससे उसकी आंखें चमक उठी। मुझे सुंदर ड्रेसेस पसंद हैं, वो हल्की गुलाबी होनी चाहिए, जो मेरे जैसी सुंदर राजकुमारी के लिए सबसे अच्छा रंग है। बीना ने प्रेम की तरफ वापस मुड़कर कहा। तुम्हें पता है कपड़ों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? प्रेम ने सीरियस होकर पूछा। कपड़े ना पहनने में? बीना ने हेजिटेट होकर पूछा। नहीं, सिर से पैर तक एक जैसे रंग के कपड़े पहनने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जिसमें तुम्हारे मोजे भी शामिल हों। प्रेम ने बीना के पैरों की तरफ इशारा करके कहा, क्योंकि बीना गुलाबी रंग के ही मोजे पहने हुई थी। ये तो हो ही नहीं सकता, गुलाबी रंग तो कितना सुंदर होता है। क्या किसी राजकुमारी के लिए कोई और रंग इसके अलावा इतना सुंदर हो सकता है क्या? बीना प्रेम की बात से सहमत नहीं थी। हालांकि उसने फिर भी प्रेम की नजर से बचाते हुए अपने पैर पीछे की तरफ कर लिए थे, जैसे वो अपने जूते और मोजे छुपाने की कोशिश कर रही हो। तुमने सिर से पैर तक सिर्फ गुलाबी रंग ही पहना हुआ है। अगर तुम ऐसे ही बाहर निकली तो लोग सोचेंगे कि तुम किसी गुलाबी चीज से नहा कर आई हो। प्रेम ने अपने होंठ काटकर कहा। मैं बीना ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपने कपड़ों को देखा, जो वह पिछले 10 सालों से ऐसे ही पहन रही थी, और तभी उसे समझ आया कि ये वाकई में काफी अजीब थे। वो नहाने वाली गुलाबी चीज क्या होती है? क्या उससे कोई खाने की भी चीज बन सकती है? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। वैसे कहा जाए तो हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में अगर ऐसी चीज वाकई मौजूद हो तो। प्रेम ने स्माइल करके सिर हिलाते हुए कहा। मुझे तो ऐसी चीज खाकर देखनी है, रिया ने कहा। तुम लोग आखिर इस बारे में बात क्यों कर रहे हो? बीना को थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि प्रेम और रिया मुद्दे से भटक रहे थे। हालांकि उसने खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश की और वो बोली, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा फैशन सेंस इतना अच्छा नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझ पर कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा फैशन सेंस मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है। तुमसे खराब फैशन सेंस वाला कोई ढूंढना वाकई बहुत कठिन काम है, प्रेम ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया। जब प्रेम को लगा कि बीना दोबारा बहस करने वाली है, तो वो आगे बोला, मैं तुम्हें कुछ कपड़े बनाकर दूंगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो तुम खुद चुन लेना कि तुम अपने यही कपड़े पहनना चाहती हो या मेरे बनाए कपड़े पहनना चाहती हो। अगर लंच सर्विस के बाद भी अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम रेस्टोरेंट में ही रुक सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि रात में रुकने के लिए तुम्हें एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। मेरा रेस्टोरेंट कोई लॉज नहीं है। तो फिर मैं कहां रहूंगी? बीना ने हेजिटेट होकर पूछा। क्या तुम लोगों के पास मेरे रहने लायक कोई शाही महल है? प्रेम को लगा कि अगर बीना यहां की जगह कहीं और टेलीपोर्ट हुई होती तो वो 3 मिनट से भी कम में मर जाती। बीना की बुद्धि पूरी तरह से घास चरने जा चुकी थी, जिससे कोई भी उससे बहस करने की बजाय उसे मारना बेहतर समझता। फिर भी प्रेम ने बीना को ककाओ गांव के बारे में अच्छे से बताया। ककाओ गांव को अच्छे से जानने के लिए प्रेम ने यामिनी से बीना को थोड़ा घुमाने के बारे में कहा। इसके साथ साथ बीना की रुकने की जगह ढूंढने के बारे में भी कहा, वरना अगर बीना रात में भी उसके रेस्टोरेंट में रुक जाती तो काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती थीं। पापा मुझे भी बाहर जाना है, रिया ने अगली डकलिंग को गोद में लेकर बाहर की तरफ जाते हुए कहा। मैं देखना चाहती हूं कि यह जगह चांद देश से कितनी अलग है। बीना ने गहरी सांस लेकर रेस्टोरेंट के दरवाजे खोलते हुए कहा। सूरज की एक गर्म रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, जिससे उसे अपने अंदर काफी गर्माहट महसूस हुई। उसने देखा कि गलियों में अलग अलग जाति के लोग यहां वहां घूम रहे हैं। मैदान में घास पर एक बौनी लड़की चुपचाप कुछ पढ़ रही है। एक लंबा चौड़ा दानव एक छोटे दानव को सीरियस होकर घसीटते हुए ले जा रहा है। छोटे दानव के चेहरे को देखकर ही समझा जा सकता था कि उसके पापा ने उसे कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया था। बीना को सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग और काफी अनजान सा लगा।
तो यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं। भले ही ये लोग चांद देश के लोगों से काफी अलग हैं, लेकिन किताबों में इनके बारे में जैसा लिखा है ये उससे बहुत अलग नहीं दिखते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर वाली बौनी लड़की और घास पर बैठी ये बौनी लड़की दोनों ही काफी सुंदर हैं। मैं तो अपनी नजरें भी उनसे नहीं हटा पा रही हूं, जबकि वो दानव कितने भयानक थे, फिर भी मुझे उन्हें देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ बहुत ही शांत है। बीना को काफी राहत महसूस हो रही थी। ये जगह उसकी सोच से ज्यादा अच्छी थी। बीना ने चारों तरफ एक एक कोना देखा और किसी चीज को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई। उस लड़की का हाथ अभी छोड़ दो, उसने चिल्लाकर कहा। अरे, यामिनी अभी बस रेस्टोरेंट से बाहर निकली ही थी और वो कंफ्यूज होकर उस तरफ मुड़ गई। वहां प्रीति और लवी हाथों में हाथ डालकर पोषण शॉप की तरफ जा रहे थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए स्माइल कर रहे थे। मिनी, रिया, ये कौन है? प्रीति ने स्माइल करके बीना की तरफ देखकर पूछा, जबकि लवी अजीब ढंग से बीना की तरफ देख रहा था और उसने प्रीति का हाथ कसकर पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया था। उसे बीना के अंदर से दुश्मनों जैसी वाइब्स आ रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े किसी लड़की का हाथ पकड़ने की? चांद की कसम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बीना ने लवी की तरफ अपनी छड़ी तनाकर कहा। बीना की छड़ी से तुरंत एक रोशनी चमकने लगी और उसने वो छड़ी लवी की तरफ घुमा दी। ये लड़की अभी अभी रिया और यामिनी के साथ मारिया रेस्टोरेंट से बाहर आई है, तो ये दुश्मन तो नहीं होगी? फिर ये दुश्मनों की तरह बर्ताव क्यों कर रही है? लवी ने बीना की तरफ देखकर क्यूरियस होते हुए सोचा। बीना काफी दुबली पतली थी, जिसे देखकर लवी को लगा कि वो उसे एक उंगली से ही मार सकता था। अब लवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसने बस प्रीति को अपने पीछे कर लिया। ध्यान से, ये लड़की बहुत ही हाई लेवल का स्पेस मैजिक इस्तेमाल कर रही है, लवी के पीछे खड़े रहकर प्रीति ने चौंकते हुए कहा और अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। हालांकि प्रीति चेतावनी ही दे पाई थी कि तभी लवी का बड़ा सा शरीर हवा में ऐसे उठ गया जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे ऊपर उठाया हो। लवी के पैर हवा में थे और उसने प्रीति का हाथ छोड़ दिया था ताकि प्रीति उसके साथ खिंचती हुई ना चली जाए। ठीक तभी लवी ने एक जोरदार मुक्का चलाया जो आसानी से स्पेस बैरियर को तोड़ सकता था, लेकिन लवी का शरीर उस स्पेस मैजिक से बंधा रहा और लवी उसकी पकड़ से छूट नहीं पाया। लवी हवा में और ऊपर उठ गया। वो कैसे भी करके नीचे नहीं आ पा रहा था। रिया अभी अभी अगले डकलिंग को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर निकली ही थी कि उसे ये नजारा दिखा। तुरंत ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, बड़े भालू तो उड़ रहे हैं, ये तो कमाल का है बीना दीदी, रिया ने कहा। प्रीति रोने लगी थी। उसने दुख और दुश्मन भरी नजरों से बीना की तरफ देखा और बोली, नन्ही लड़की, तुम लवी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ बीना दीदी, प्रीति दीदी और बड़े भालू दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बड़े भालू थोड़े से बुद्धू हैं, लेकिन वो अच्छे हैं। आपको अभी उन्हें नीचे कर देना चाहिए, रिया ने बीना की तरफ आते हुए कंफ्यूज होकर कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, यामिनी ने नर्वस होकर कहा। यामिनी लड़ाई झगड़ा करना नहीं जानती थी, इसलिए ऐसे मौके पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। हमारे चांद देश में लड़के लड़कियों का हाथ नहीं पकड़ सकते। ऐसा करना लड़कियों की बेइज्जती मानी जाती है। इससे लड़कियों को बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है। ये आदमी दिन दहाड़े तुम्हारा हाथ पकड़े हुए था, इसके बाद भी तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, बीना ने प्रीति की तरफ मुड़कर डिसअपॉइंट होते हुए कहा। वो प्रीति को इस तरह देख रही थी जैसे मां अपनी बेटी को देखती है। बीना की बात सुनकर प्रीति हैरान हो गई और उसने अपनी छड़ी नीचे कर दी। नन्ही लड़की, हम दोनों की बहुत साल पहले ही शादी हो चुकी है और हम साथ साथ बड़े हुए हैं। हाथों को थामना तो हमारी आदत में शामिल है। ऐसा करके ही हम एक दूसरे को अपना प्यार जताते हैं। देखो, मुझे नहीं मालूम कि चांद देश कहां है, लेकिन यहां ककाओ गांव में और इस पूरे महाद्वीप में एक दूसरे के सभी साथी यूं ही हाथ थामते हैं, प्रीति ने जोर से हंसकर कहा। हाँ, पापा भी जब मुझे स्कूल लेकर जाते हैं तो वो मेरा हाथ पकड़ते हैं। क्या ये किसी तरह का गुनाह है बीना दीदी? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। क्या यह सच है? बीना ने हेजिटेट होकर पूछा और प्रीति की तरफ देखकर सोचने लगी। वाकई में इसके एक्सप्रेशन से जरा भी नहीं लगता कि यह आदमी जबरदस्ती इसका हाथ पकड़े हुए था। तुम्हें अब इस जगह के हिसाब से रहने का ढंग सीख लेना चाहिए। यह बात हर उस जगह काम आएगी जहां भी तुम जाओगे। ऐसा करके तुम यहां के लोगों से घुल मिल पाओगे। तुम्हें जो अपराध लगता है वो यहां किसी और तरह से माना जाता है, प्रेम ने रेस्टोरेंट के बाहर आते हुए कहा। यह चीज नॉर्मल कैसे हो सकती है?
आदमी और औरत एक साथ कैसे हो सकते हैं? भले ही तुम दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन हमारे चांद देश में ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ने से दोनों को जलाकर मार दिया जाता है। बीना प्रेम की बात सुनने के बाद भी अपनी बात से जरा भी नहीं भटकी। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। देखो, वो लोग बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने जा रहे थे। उन्होंने ना तो किसी का कत्ल किया और ना ही किसी तरह का और कोई गुनाह किया। अगर तुम सिंगल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कपल्स को ऐसी नजरों से देखो। प्रेम को भी नहीं मालूम था कि ऐसी अजीब सिचुएशन से कैसे बचना है, फिर भी उसने अपना पॉइंट रखकर कहा, क्या कमाल का आइडिया दिया है बीना दीदी, मैं चीजों को जलाने में बहुत माहिर हूं। रिया ने खुश होकर कहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक ब्लूइश वॉलेट आग उसके हाथ में दिखने लगी। इसके बाद रिया अजीब ढंग से लवी की तरफ देखने लगी। सच कहा, हमें हमारे साथ की लड़कियों की रक्षा करनी चाहिए। हम किसी भी लड़के को खुद पर हाथ नहीं डालने दे सकते, वरना आखिर में हम ही लड़कियों को सब कुछ भुगतना पड़ेगा। रिया की बात सुनने के बाद बीना का विश्वास जाग उठा। फिर उसने लवी की तरफ देखा और बोली, बेवकूफ भालू, तुमने ऐसा गुनाह किया है जिसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें बांधकर तब तक जलाऊंगी जब तक कि तुम मर नहीं जाते। इस सब के बाद भी लवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसे बीना के अंदर से दुश्मनी भरे वाइब्स आ रहे थे, लेकिन बीना को प्रेम के साथ देखकर वो बीना पर हमला नहीं कर सकता था। उसे पूरा भरोसा था कि प्रेम इस सिचुएशन को सही कर देगा, इसलिए इसके हल के लिए वो प्रेम की तरफ मुड़ गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये लड़की काफी जिद्दी है, प्रेम ने स्माइल करके कहा और आगे बोला, ऐसी सिचुएशन में जब कोई सुनने के लिए तैयार ना हो तो तुम्हें उसे हराकर अपनी बात मनवा लेनी चाहिए। नन्ही लड़की, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे लिए आवाज उठाना चाहती हो, लेकिन लवी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही हो तो मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना होगा। प्रीति ने स्माइल करके बीना से कहा और अपनी छड़ी दोबारा बाहर निकाल ली। लवी के चेहरे की स्माइल भी गायब हो गई। वो समझ चुका था कि अगर प्रेम इस मामले में नहीं पड़ना चाहता है तो अब उन्हें ही यह मामला अपने हाथ में लेना होगा। भले ही 7वें लेवल के स्पेस मैजिशियन काफी ताकतवर कहलाती थे, लेकिन लवी और प्रीति भी 7वें लेवल के ही थे। मैं नहीं सुन रही, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। मैं इस आदमी को बांधकर जला दूंगी जब तक ये मर नहीं जाता। मैं इसे दिखा दूंगी कि एक औरत की बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। बीना ने ना में सिर हिलाकर कहा और प्रीति की छड़ी की तरफ देखने लगी। उसे प्रीति ज्यादा ताकतवर नहीं लग रही थी, इसीलिए उसे किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं थी। क्या ये लोग लड़ने वाले हैं? रिया अगली डगलिंग को लेकर पीछे हो गई और उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। तभी लवी ने जोर से दहाड़ मारी और उसका शरीर बड़ा होने लगा, जिससे वो एक बड़े से भालू में बदल गया। अगले ही पल उसने अपने पंजे हवा में लहराए, जिससे उसके चारों तरफ बने स्पेस बैरियर में लहरें उठने लगीं। इसके बाद वो वापस जमीन पर आ गया और बीना की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। कितना बड़ा भालू है! बीना ने जैसे ही सामने देखा तो वो हैरान हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। भालू की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और उसके पंजे काफी नुकीले थे। बीना का शरीर इसके सामने कुछ भी नहीं था। तो ये बड़ा भालू वाकई भालू है, लेकिन ये एक इंसान से भालू में कैसे बदल सकता है? ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे वापस अपने चांद देश जाना चाहिए। फिलहाल जो भी हो रहा था उससे बीना हैरान हो गई थी। साथ ही साथ बीना ने कभी ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी कि लवी इस तरह से उसके स्पेस बैरियर को तोड़ देगा। बीना अपने सामने खड़े बड़े भालू को घूरती रही। ऐसा लग रहा था जैसे बीना किसी भी पल रो सकती है। बीना इतना डर चुकी थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे जरा भी डर नहीं लग रहा हो, क्योंकि वो अपने दुश्मन को अपना डर नहीं दिखाना चाहती थी। क्या तुम अभी भी इसे जलाकर मारना चाहती हो? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इसे आसानी से जलाया जा सकता है, प्रेम ने हंसते हुए कहा। लड़कियों के सम्मान की रक्षा बहुत ही सीरियस और जरूरी मिशन है। मैं ताकतवर दुश्मनों के सामने से पीछे नहीं हटने वाली, बीना ने सीरियस होकर कहा। जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तब वो अपने आप ही उस लड़की का सम्मान बन जाता है। प्रीति ने अपनी छड़ी दूर कर ली। वो बीना के पास स्माइल करते हुए गई और बोली, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कहां से हो? इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, चलो दोस्त बन जाएं। बीना ने प्रीति के चेहरे की स्माइल देखी और उसे दोस्त बनाने के लिए बेताब होने लगी। इस बार जब बीना लवी की तरफ मुड़ी तो उसके एक्सप्रेशंस बदल चुके थे, कुछ अलग तरीके के थे। थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद बीना ने अपनी छड़ी दूर कर ली।
मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। मैं तो बस इस जगह पर अपने पहले ही दिन लड़ाई करना चाहती थी, वरना सभी लोग सोचेंगे कि चांद देश के लोग ऐसे ही होते हैं। बीना ने अपना गला साफ करते हुए कहा। यह हमारे रेस्टोरेंट की तीसरी वेट्रेस है बीना। ये बहुत दूर एक जगह से आई है, इसलिए ये चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देखती है। इसकी भूलों को माफ कर देना। प्रेम ने स्माइल करते हुए सारी बातें समझाई और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा। बीना, कितना सुंदर नाम है, ये तुम्हारी तरह ही सुंदर है। प्रीति ने स्माइल करते हुए कहा और बीना का हाथ पकड़ लिया। फिर शांत रहकर बोली, ऐसे किसी भी अनजान जगह पर आना वाकई थोड़ा अजीब होता है ना? अब हम पड़ोसी हैं, तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं? बीना ने प्रीति की स्माइल देखकर कहा और उसे अपनी मां की याद आ गई। उसे लग रहा था कि उसके मम्मी पापा को इस तरह उसके गायब हो जाने की वजह से काफी चिंता हो रही होगी। इतना सोचकर ही बीना की आंखों में आंसू आ गए। प्रीति दीदी तो वाकई में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो भी लड़का दिन दहाड़े किसी लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा उसे तो मार ही देना चाहिए। इस बार तो मैं इस लड़के को छोड़ देती हूं, बीना ने अपने मन में सोचा। तभी प्रीति और लवी हाथों में हाथ डालकर पार्क की तरफ जाने लगे। बीना चलो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे पास के ही किसी घर में रह सकती हो। वहां के घर काफी छोटे हैं, लेकिन वो साफ और शांति से भरे हैं, यामिनी ने बीना से कहा और आगे चलने लगी। शाम को यामिनी बीना को वापस रेस्टोरेंट ले आई। मैं ऐसी अजीब जगहों पर नहीं रहना चाहती। तुम लोगों के यहां शाही महल नहीं होते क्या? मैं महल में रहना चाहती हूं। जैसे ही दोनों दरवाजे से अंदर आए, बीना ने पूछा। ककाओ गांव में कोई भी राजा नहीं है, इसलिए यहां कोई भी शाही महल नहीं है। प्रेम ने ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए जवाब दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास मेरा शानदार बिस्तर नहीं होगा, मेरे पास मेरा बड़ा सा बाथटब नहीं होगा, मेरे पास मेरे कपड़े रखने की जगह भी नहीं होगी, यहां तक कि टॉयलेट में से बदबू आती है। मैं ऐसी जगह कैसे रह सकती हूं? और मुझे तो कुछ डरावनी चीजें भी देखने के लिए मिल गई हैं। अगर वो सब रात को बाहर निकले तो मैं क्या करूंगी? बीना ने दुखी होकर कहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल आंसुओं में डूब सकती थी। अरे वो तो एक चूहा था, मुझे तो बहुत क्यूट लगा था, यामिनी ने अपनी बात रखकर कहा। क्यूट? वो चीज बुरी और डरावनी थी, उसके दांत नुकीले थे और उसकी लंबी पूंछ थी। ऐसी कोई भी चीज क्यूट कैसे हो सकती है? बीना ने यामिनी की तरफ मुड़कर तेज आवाज में कहा। अगर तुम्हारे पास यहां कपड़े रखने की जगह होगी भी तो भी उसमें रखने के लिए कपड़े नहीं होंगे, प्रेम ने आंखें घुमाते हुए कहा। हालांकि उसे अच्छे से मालूम था कि इतनी अमीर राजकुमारी को अचानक यहां आकर कैसा लग रहा होगा। रिया अभी अभी अपनी पढ़ाई कर लौटी थी। अगर आपको महल चाहिए तो वो हमारी सीढ़ियों के ऊपर है। बीना दीदी, आप हमारे साथ ऊपर चलकर क्यों नहीं रहती? हमारे टॉयलेट में से बदबू भी नहीं आती है, रिया ने स्माइल करके कहा। सचमुच? बीना की आंखों में खुशी चमकने लगी। बॉस, आपने सीढ़ियों से ऊपर महल बनाया है? यामिनी ने क्यूरियस होकर प्रेम से पूछा। उसने पहले कभी भी शाही महल नहीं देखा था। रेस्टोरेंट में लॉजिंग की सर्विस नहीं है तो तुम्हें, प्रेम ने ना में सिर हिलाकर कहा। इसके पहले कि प्रेम अपनी बात पूरी कर पाता, बीना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी थी। रिया भी हंसते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। बॉस, क्या मैं भी ऊपर जाकर देख सकती हूं? मैंने पहले कभी भी महल जैसी कोई भी चीज नहीं देखी, यामिनी ने उम्मीद भरी नजरों से प्रेम को देखकर पूछा। हाँ, जाओ फिर जाकर देख लो, प्रेम ने जवाब दिया। उसे मालूम था कि ऊपर कोई महल नहीं है, वहां तो बस एक छोटा सा प्लेग्राउंड था। आयशा, चलो साथ में चलें। यामिनी खुशी खुशी श्रुति को लेकर चलने लगी। मुझे इस लड़की से पीछा छुड़ाना ही होगा। किसी अजनबी के साथ रहने के बारे में सोचने से ही मुझे थरथरी उठ जाती है। प्रेम ने घड़ी की तरफ देखकर सोचा। अभी रेस्टोरेंट खोलने के लिए काफी समय बाकी था, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया। प्रेम के पास कोई भी अलग से कमरा नहीं था और बीना भी शायद प्लेग्राउंड को देखकर डिसअपॉइंट ही होने वाली थी। शायद इसके बाद बीना किसी और जगह को खोजने के लिए निकल सकती थी। वाओ, ये तो मजेदार है। ये घोड़ा अपने आप घूमता है। क्या चक्कों वाले इन जूतों को पहन सकते हैं? अरे मेरी मदद करो, मैं गिर जाऊंगी। प्रेम सीढ़ियों से ऊपर पहुंच पाता इसके पहले ही खुशी भरी आवाजें उसके कानों में पड़ी। इसमें से सबसे तेज आवाज बीना की ही थी। प्रेम दरवाजे तक गया और उसने देखा कि बीना रोलर स्केट्स पहनी हुई थी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश कर रही थी और उसके पैर फिसल रहे थे, लेकिन इस सब के बाद भी उसके चेहरे पर स्माइल थी। दूसरी तरफ यामिनी और श्रुति सीसॉ पर बैठी हुई थीं और झूल रही थीं। आज तो श्रुति के चेहरे पर भी एक स्माइल खिली हुई थी। क्या ये वाकई इतना मजेदार है? प्रेम को लड़कियों के एक्साइटमेंट देखकर अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था।
ये महल थोड़ा छोटा है, लेकिन ये वाकई काफी मजेदार है। अब मैं यहीं रहूंगी, बीना ने एक्साइटेड होकर प्रेम की तरफ मुड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर जब तक तुम्हें ककाओ गांव में रहने लायक कोई जगह नहीं मिल जाती, तब तक तुम यहां रह सकती हो। बहुत सारे नियम कायदे बताने के बाद प्रेम ने बीना की रिक्वेस्ट मान ली। डीमन आइलैंड के किसी इलाके में सरस और काल भक्षी महेंद्र को ढूंढ रहे थे। तभी एक काल भक्षी ने सरस को बताया कि उन्होंने जो पक्षी ककाओ गांव में भेजा था वो बिना मैसेज दिए ही वापस आ चुका है। सरस को अचानक शक हुआ कि कहीं नरप्पा और उसके लोग किसी खतरे में तो नहीं फंस गए हैं। उसने काल भक्षियों के एक दल को तुरंत ककाओ गांव जाने के लिए भेजा और डीमन आइलैंड पर अपनी खोजबीन जारी रखी। उधर रमन और देवी मंदिर के उसके साथी एक क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। रमन ने ककाओ गांव के बाहर के मामलों में पड़ने से अब साफ मना कर दिया था। वहीं लोकेंद्र अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर ककाओ गांव से रवाना हो गया। कालचुरी राज्य में भीकम को अपने कातिल की कोई खबर न मिल पाने के कारण उसने महेंद्र के साथियों पर और कड़ी नजर रखने के लिए अपने लोगों को लगा दिया, ताकि उसे महेंद्र की कोई ना कोई खबर जल्द ही मिल सके। ककाओ गांव के उत्तरी दरवाजे पर एक बौना खड़ा था। वो महेंद्र प्रताप को बाकी लोगों के पहले ढूंढना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि राजकुमारी इशिता ज्यादा दिन तक अकेले नहीं रह पाएंगे। उसने दरवाजे की तरफ देखा और ककाओ गांव की भीड़ में गायब हो गया। उधर बर्फीले राक्षसों के आइलैंड पर फारूक को बर्फीले राक्षसों का लीडर बनाने की बात चल रही थी। कुछ लोग इसके खिलाफ थे और कुछ फारूक के फेवर में थे। लोगों ने एलिजाबेथ को भी लीडर बनाने के बारे में अपनी बात रखी। सभी की सहमति से रंगनाथ को ढूंढने की बात सामने आई और फारूक के प्रपोजल को ठुकरा दिया गया। मारिया रेस्टोरेंट के दरवाजे से थोड़ी दूर एलिजाबेथ दोबारा यामिनी का ब्लड सैंपल लेने के बारे में सोच रही थी, ताकि वो उसके बारे में सारी जानकारी पता लगा सके। लेकिन उसने तुरंत इस काम को करना बेहतर नहीं समझा और वो वहां से चली गई। बीना के पहले वर्किंग डे की खुशी में प्रेम ने डिनर सर्विस खत्म होने के बाद सभी एम्प्लॉइज को अपनी तरफ से ट्रीट दे दी। सभी एम्प्लॉइज और रिया अपने अपने ऑर्डर बता दिए। यामिनी ने राजमा चावल ऑर्डर किए, जिसे खाने के बाद उसकी सुनहरी पूंछ बाहर आ गई थी। बीना काफी कंफ्यूज होकर यामिनी की पूंछ की तरफ देख रही थी। तभी रिया ने बीना को सारी बातें समझाई। डिनर करने के बाद प्रेम ने यामिनी से बीना के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते रहने के लिए कहा और फिर सभी लोग वहां से चले गए। प्रेम ने बीना के सो जाने के बाद उसके पास चुपके से अपने कमरे में से एक तकिया और कंबल निकाल कर रख दिया और सोने के लिए चला गया। अगली सुबह कपड़ों की दुकान में गरिमा जैसे ही पहुंची तो उसकी एक ड्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। सभी एम्प्लॉइज ने देर रात तक काम करके ड्रेस बना ली थी। गरिमा ने वो ड्रेस पहनकर देखी और उसके मास प्रोडक्शन के लिए अपने टेलर से कह दिया। इसके बाद गरिमा ने जोसेफ मुकेश से उस कपड़े की दुकान को अपने नाम पर करने की बात कही, जिसे जोसेफ ने बिना आनाकानी किए अपना अप्रूवल दे दिया। उधर बीना ने सुबह उठकर ब्रेकफास्ट सर्विस में काफी मेहनत से काम किया। प्रेम को बीना की मेहनत देखकर काफी खुशी हुई। उसने यामिनी को बताया कि वो अगले दिन से ही अपनी आइसक्रीम शॉप में काम करना शुरू कर सकती है। तभी कोई दरवाजे पर आया। प्रेम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां संजना सिंह का एक नौकर प्रेम के सामने खड़ा था। संजना जी चाहती हैं कि 3 दिन बाद होने वाली चेंबर ऑफ कॉमर्स की पार्टी में आप और आपकी बेटी भी शामिल हों, नौकर ने कहा। उसकी बात सुनकर प्रेम ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फिर वरुण की दुकान की तरफ चला गया। प्रेम ने वरुण को स्टीम इंजन के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए कहा और वरुण से वादा किया कि वो तोप बनाने में वरुण की मदद करेगा। प्रेम ने वरुण को स्टीम इंजन के बारे में ज्यादा नहीं समझाया। उसने बस स्टीम इंजन की वर्किंग के बारे में वरुण को कुछ ओवरव्यू दिया और इसके बाद प्रेम अपने रेस्टोरेंट में वापस आ गया। पोषण शॉप के 2nd फ्लोर पर वसीम रिया के सामने खड़ा था। रिया, आज मैं तुम्हें प्रकट करने वाले जादू सिखाऊंगा। इसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और तुम्हारे मन में जो भी सबसे ताकतवर हो उसके बारे में सोचना है। ठीक है, रिया ने आंखें बंद करते हुए कहा। जल्द ही उसके सिर के ऊपर पर्पल कलर का धुआं दिखने लगा। वसीम यह देखकर हैरान हो गया कि कोई पहली बार में ही प्रकट करने वाला जादू कैसे कर सकता है, लेकिन जब रिया का क्रिएचर बन गया तो वसीम चौंक गया। रिया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सबसे ताकतवर चीज के बारे में सोचना है। ये तो तुम्हारे पापा हैं, वसीम ने कहा।
मेरे मन में मेरे पापा से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है, इसलिए मैंने उन्हीं के बारे में सोचा, रिया ने जवाब दिया। यामिनी एक सुनसान गली में चल रही थी। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गई और उसने मुड़कर देखा तो वहां एलिजाबेथ खड़ी थी। उसने यामिनी का ब्लड सैंपल लिया और उसे इस बात की कोई वजह नहीं बताई। इसके बाद यामिनी ने एलिजाबेथ से उड़ने के बारे में पूछा। इसके पहले कि यामिनी कुछ और बोल पाती, एलिजाबेथ एक बड़े से बर्फीले राक्षस में बदल चुकी थी और यामिनी को लेकर हवा में उड़ चुकी थी। अगली सुबह रिया ने उठते ही प्रेम को उठाया और कहा, पापा उठो, देखो आप जैसा कोई और भी यहां मौजूद है। जैसे ही प्रेम ने आंखें खोलकर यह नजारा देखा, वो बिल्कुल चौंक गया और अपने बिस्तर से गिरते गिरते बचा। फिर रिया ने प्रेम को प्रकट करने वाले जादू के बारे में बताया। प्रेम भी यह जानकर हैरान हुआ कि सबसे ताकतवर व्यक्ति के तौर पर रिया ने उसे चुना था। रिया ने जो प्रेम प्रकट किया था वो एक शेफ का सूट पहने हुए था और अपने हाथ में शेफ का एक चाकू लिए हुए था। तुम चाहो तो शेफ के सूट की बजाय कवच और चाकू की जगह एक लंबी सी तलवार भी रख सकती हो, ऐसे में यह ज्यादा ताकतवर होगा, प्रेम ने रिया को सलाह दी। नहीं, मुझे मेरे पापा शेफ के सूट में ही सबसे अच्छे और ताकतवर लगते हैं। रिया प्रेम को ऐसे ही शेफ के सूट में ही देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपना पॉइंट प्रेम के सामने रखा। इसके बाद सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद रिया ने एक पक्षी प्रकट किया और अगली डकलिंग को परेशान करने लगी। जब बीना सीढ़ियों से नीचे आई तो रिया ने चुपके से प्रेम को प्रकट कर दिया। बीना यह देखकर हैरान हो गई क्योंकि उसने अभी अभी प्रेम को किचन में जाते हुए देखा था और अब प्रेम उसके सामने था। आज प्रेम की नई आइसक्रीम शॉप खुलने वाली थी। जैसे ही यह खबर कस्टमर्स के बीच फैली, वो सभी काफी एक्साइटेड हो गए। ब्रेकफास्ट सर्विस खत्म होने के बाद प्रेम भी आइसक्रीम शॉप के लिए निकल पड़ा। वहां पहले से एक लंबी लाइन लगी हुई थी। जैसे ही प्रेम ने आइसक्रीम शॉप का दरवाजा खोला, सभी कस्टमर्स आइसक्रीम शॉप का डेकोरेशन देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों को तो यह डेकोरेशन मारिया रेस्टोरेंट से भी ज्यादा पसंद आया। प्रेम की नई आइसक्रीम शॉप में टिकट सिस्टम था, जिसमें आइसक्रीम के लिए पे करने के बाद ही टिकट दिया जाता था और टिकट नंबर के हिसाब से आइसक्रीम सर्व की जाती थी। दुकान के किनारे की तरफ दो लोग खड़े होकर यह सब देख रहे थे और उन्होंने ये आइसक्रीम मशीन चुराने का प्लान बना लिया था। हालांकि प्रेम ने आइसक्रीम शॉप से निकलने के पहले इन दोनों को देख लिया और इन पर नजर रखने की ठानी। उन दोनों ने आइसक्रीम मशीन नहीं चुराई और वहीं बैठे रहे और थोड़ी देर बाद वहां से चले भी गए। यामिनी ने आज अपने पहले ही दिन प्रेम को इतना ज्यादा फायदा करवाया था जिसके बारे में प्रेम ने कभी सोचा भी नहीं था। इसके साथ साथ सिस्टम ने मिशन पूरा होने पर प्रेम को चिकन टिक्का और आइसक्रीम केक की रेसिपी भी दी। प्रेम ने अपने रेस्टोरेंट जाने के पहले एक बार वरुण की दुकान जाना ठीक समझा। वो देखना चाहता था कि वरुण का स्टीम इंजन के पार्ट्स बनाने का काम कैसा चल रहा है। वरुण ने अगले दिन तक स्टीम इंजन के पार्ट्स देने का वादा कर दिया तो प्रेम वापस रेस्टोरेंट में आ गया। उस रात सोने के पहले प्रेम ने चिकन टिक्का की रेसिपी अपने दिमाग में खोली और टेस्ट फील्ड में उतर गया। अगले दिन प्रेम ने वरुण की खाली दुकान में स्टीम इंजन के पार्ट्स रखकर बाकी चीजें सिस्टम से खरीद ली और स्टीम इंजन बना लिया। उधर दूसरी तरफ केशव ने गौरव को जेल से रिहा करवाकर उसे एक मिशन सौंप दिया। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें गरिमा और उसकी कपड़ों की दुकान पर नजर रखनी है और उसके रास्ते में तुम जितनी परेशानी खड़ी कर पाओ करो, केशव ने कहा। जी ठीक है, गौरव ने सिर हिलाकर कहा। रात को रेस्टोरेंट बंद करने के बाद प्रेम श्रुति और यामिनी को जाते हुए देखता रहा। यामिनी ने श्रुति से थोड़ी देर आइसक्रीम शॉप में बिताने के लिए कहा और फिर श्रुति से अलविदा कह दिया। यामिनी आइसक्रीम शॉप के अंदर खड़ी खड़ी खुशी के मारे रोती रही। एलिजाबेथ एक पेड़ पर से यह सब देख रही थी। उसके हाथ में एक क्रिस्टल बॉल थी जिसकी मदद से उसने यामिनी के पिता का पता लगा लिया था। वो वहां से गायब हुई और यामिनी के पीछे आ गई। बड़े राक्षस रोते नहीं हैं, एलिजाबेथ ने कहा। अरे, यामिनी जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एलिजाबेथ यहां कैसे आ गई और फिर उसने आगे कहा, तुम अंदर कैसे आई? मैंने तो खुद दरवाजा बंद किया था, वो दरवाजा मुझे नहीं रोक सकता। एलिजाबेथ ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया। तो क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? यामिनी ने आंसू पोंछते हुए पूछा और फिर आगे बोली, बॉस ने कहा था कि सोने से पहले आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए वरना इससे पेट में दर्द हो सकता है। अगर तुम्हें वाकई आइसक्रीम चाहिए तो कल दिन के समय आ जाना। अरे, यामिनी की बात सुनकर एलिजाबेथ इस बार हैरान थे।
मुझे मालूम है आइसक्रीम बहुत डिलीशियस है, लेकिन वो काफी ठंडी होती है और सोने के पहले आइसक्रीम खाना वाकई बहुत बुरा आइडिया होगा, यामिनी ने आगे कहा। एलिजाबेथ ने अपनी शक्तियां इस्तेमाल की और दुकान का टेम्परेचर कम हो गया। क्या तुम्हारी आइसक्रीम मुझसे भी ज्यादा ठंडी है? एलिजाबेथ ने पूछा। कितनी ठंडी हो गई है? यामिनी ने अपने कंधों पर हाथ फेरते हुए कहा। एलिजाबेथ की आंखों में खुशी चमक उठी, लेकिन उसने अपनी शक्तियां तुरंत वापस नहीं की। भले ही तुम अपने चारों ओर आइसक्रीम से बहुत ज्यादा ठंडा माहौल बना सकती हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल बहुत गर्म है। मुझे यह तो मालूम है कि तुम दिल से बहुत अच्छी हो, यामिनी ने स्माइल करते हुए कहा। एलिजाबेथ को मालूम भी नहीं चला और उसने अपनी शक्तियां वापस कर ली और दुकान का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो गया। देखा, मैं सही कह रही थी ना? यामिनी की स्माइल और भी ज्यादा खिल उठी। बर्फीले राक्षसों का दिल भी ठंडा होता है, एलिजाबेथ ने अजीब ढंग से कहा। तो फिर तुम शायद बाकी बर्फीले राक्षसों से अलग हो, यामिनी ने नाम से हिलाकर कहा। मैं यहां तुमसे एक सवाल पूछने के लिए आई हूं, एलिजाबेथ ने सीरियस होकर कहा और आगे बोली। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम एक बड़ी राक्षस बनकर हवा में उड़ना चाहोगी या रेस्टोरेंट की वेट्रेस बनी रहना चाहोगी? तुम ये सवाल तो मुझसे पहले भी पूछ चुकी हो। मैं यहीं वेट्रेस बनकर ही रहना चाहूंगी और अब तो मैं एक मैनेजर भी बन गई हूं, यामिनी ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया। ठीक है, एलिजाबेथ ने कहा और जाने के लिए मुड़ गई। रुको, यामिनी ने पीछे से आवाज लगाई। अब क्या है? एलिजाबेथ दोबारा यामिनी की तरफ मुड़ गई। मुझे नहीं लगता कि तुम जल्दी सोने वालों में से हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम लेकर आती हूं, ये मेरी तरफ से होगी। यामिनी किचन की तरफ गई और एक वनीला आइसक्रीम लेकर वापस आ गई। फिर वो एलिजाबेथ को आइसक्रीम देते हुए बोली, मैंने तुम्हारी पसंदीदा वनीला आइसक्रीम ही बनाई है। ओह, थैंक यू, एलिजाबेथ ने आइसक्रीम की तरफ देखकर सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद उसके पैरों के नीचे एक रोशनी चमकी और वो गायब हो गई। कितनी कमाल की लड़की है ये, सभी बर्फीले राक्षस वाकई बुरे नहीं होते हैं, यामिनी ने धीरे से बड़बड़ाया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। पापा, अगर वो राक्षस बनना चाहती तो मैं उसे सुनहरे राक्षसों का मुखिया बनाने के लिए कुछ भी करती। हालांकि उसने अपना रास्ता खुद चुना है, इसलिए जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती मैं उसकी रक्षा करूंगी। एलिजाबेथ आइसक्रीम शॉप के सामने वाले पेड़ पर आ गई और अपनी आइसक्रीम चाटते हुए उसने बड़बड़ाया, जिसके बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इसके बाद वो वहां से गायब हो गई। दोनों चोर आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़े थे और जब वो आइसक्रीम मशीन चुराने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी कुछ लोग वहां आ गए और उनमें से एक को मार डाला, जबकि दूसरा भाग गया। प्रेम अभी अभी अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करके फ्री हुआ था और अपनी बालकनी पर खड़े होकर उसने ये सब देख लिया। जब वो उस मौके पर पहुंचा और महेंद्र प्रताप के स्किल्स की बदौलत उसने उस लाश के बारे में जाना, तो उसने पाया कि इस मरे हुए आदमी की कहानी भी उसकी कहानी से मिलती जुलती थी। एक योद्धा जो एक बौनी लड़की को लेकर कुछ साल पहले भाग आया था और बाद में उसकी एक आधी बौनी लड़की भी पैदा हुई थी। ये पूरी कहानी प्रेम के पक्ष में थी। वो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता था। प्रेम और रिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पार्टी के लिए रवाना हो गए थे। वहां बहुत से लोग आए हुए थे, जिनमें सौम्या, वंदना, गरिमा, गौरव, केशव और संजना और बाकी खास लोग भी शामिल थे। वहां प्रेम की मुलाकात काफी नए नए और खास लोगों से हुई, जिनमें से एक कामिनी भी थी। कामिनी बहुत सालों बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पार्टी अटेंड करने आई थी। इसके बाद गरिमा ने प्रेम से अपने साथ डांस करने के लिए पूछा। प्रेम ये प्रपोजल सुनकर हैरान रह गया था। साथ ही साथ सभी देखने वालों का दिल भी उनके गले में अटक गया। प्रेम और गरिमा ने बहुत ही शानदार डांस किया, जिसके बाद सभी देखने वाले भौचक्के रह गए। तुम मारिया रेस्टोरेंट के प्रेम हो ना? क्या मैं तुम्हें कुकिंग के मुकाबले के लिए चुनौती दे सकता हूं? गाना खत्म हुआ ही था कि तभी किसी की आवाज सुनाई दी। यह दिलों की पसंद रेस्टोरेंट का हेड शेफ दिलबाग था। सभी इस तरह से चैलेंज की बात सुनकर हैरान हो गए थे। प्रेम ने पहली बार में ही चैलेंज को नकार दिया, क्योंकि वो यहां पार्टी एंजॉय करने के लिए आया था और इसके लिए उसने सिस्टम से काफी महंगा सूट भी खरीदा था। नया मिशन, चैलेंज एक्सेप्ट करो और उसे जीतो। जीतने पर तुम्हें कुकिंग के बादशाह का अपग्रेड व्हील घुमाने का मौका मिलेगा। अगर तुम हारे तो तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के देने होंगे। तभी प्रेम के दिमाग में सिस्टम की आवाज आई। ठीक है दिलबाग जी, अगर मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर भी लूं तो आप दांव पर क्या लगाएंगे? प्रेम ने पूछा। मैं? दिलबाग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस एक शेफ था।
प्रेम जी, अगर आप वाकई कुछ दांव पर लगवाना चाहते हैं तो मैं ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट के बगल वाली दुकान दांव पर लगाता हूं। सरबजीत ने अपनी जगह से खड़े होकर स्माइल करते हुए कहा और आगे बोला, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम सरबजीत है। मैं दिलों की पसंद रेस्टोरेंट का ओनर हूं। ठीक है, फिर मैं ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट को दांव पर लगाता हूं। प्रेम ने सरबजीत की तरफ देखकर सिर हिलाते हुए कहा और दिलबाग की तरफ मुड़कर बोला, तो फिर तुम कंपटीशन में कौन सी डिश बनाना चाहोगे? मैंने सुना है कि तुम मीट रोस्ट करने में बहुत माहिर हो। मैंने हाल में ही एक नई डिश बनाई है, इसमें भी मीट का इस्तेमाल होता है। मैं चाहूंगा कि हम कंपटीशन में ऐसी ही डिश बनाएं जिसमें मीट का इस्तेमाल होता हो। मैं अपने साथ पार्टी के लिए जितना भी सामान लाया था, तुम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो, दिलबाग ने कहा। क्या तुम मीट को लेकर वाकई सीरियस हो? प्रेम ने आईब्रो ऊपर उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? दिलबाग ने पूछा। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और आगे बोला, हमारे साथ आज इतने सारे मेहमान पहले से ही मौजूद हैं, तो हम उनमें से कुछ लोगों को इस कंपटीशन का जज बना सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जजेस पैनल चुन ली गई, जिसमें ककाओ गांव के मुखिया मुकुंद, चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जोसेफ मुकेश, संजना सिंह, कामनी और कालचुरी राज्य का एम्बेसडर कार्लोस शामिल था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी सामान मंगवा सकता हूं, दिलबाग ने कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज हरे भरे कबाब नहीं बनाने वाला। आज मैं अपनी नई डिश बनाऊंगा, प्रेम ने जवाब दिया। दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। दिलबाग के पास जादुई किचनवेयर थे, जिसे देखकर प्रेम हैरान रह गया, क्योंकि प्रेम को लगता था कि अभी तक उसके पास ही सबसे हाईटेक किचनवेयर थे। दिलबाग की डिश प्रेम से काफी पहले बन गई। सभी जजेस के सामने उसकी डिश रखी गई और एक एक करके सभी ने दिलबाग की डिश का स्वाद लिया और सभी को यह डिश बेहद पसंद आई। सिर्फ कामनी को यह डिश इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि वो काफी नरम थे। इतने में ही प्रेम की डिश भी तैयार हो गई। दिलबाग को प्रेम की डिश में काली मिर्च की खुशबू आई, जिसे देखकर दिलबाग हैरान हो गया। इस दुनिया में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था और वो काफी महंगी मिलती थी। बहुत ही कम लोग अपनी डिशेस में इसका इस्तेमाल कर पाते थे। प्रेम ने सभी जजेस के साथ साथ रिया को भी चिकन टिक्का की डिश पहुंचा दी। सबसे पहले कामनी ने प्रेम की नई डिश ट्राई की और उसके कपड़े खुलने लगे। हालांकि कामनी अपने खाने में पूरी तरह से डूब गई थी और इस तरफ उसका ध्यान भी नहीं गया। संजना ने जब कामनी को इस तरह से फूड एंजॉय करते हुए देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो भी अपने सामने रखी डिश को खाने लगी। जैसे ही उसने फर्स्ट बाइट ली, उसके कपड़े भी खुलने लगे, लेकिन उसने भी इस तरफ ध्यान न देकर खाना जारी रखा। इसके बाद मुकुंद और जोसेफ ने भी प्रेम की बनाई हुई डिश खाई और वो खुद को इसे खाने से और इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाए। इसके बाद कार्लोस ने भी डिश खाई। दूसरी तरफ रिया ने वंदना के साथ अपनी डिश शेयर की और वंदना इसका स्वाद चखकर हैरान रह गई। सभी जजेस ने अपने रिव्यू सुनाए। सभी को दिलबाग की डिश पसंद आई थी, लेकिन उसके मुकाबले प्रेम की डिश ने बाजी मार ली थी। तुम वाकई काफी अच्छे शेफ हो, लेकिन तुम में और मुझ में काफी अंतर है। मैं इस दुनिया के फूड में क्रांति लाने के लिए आया हूं, प्रेम ने हाथ बांधकर स्माइल करते हुए दिलबाग से कहा। दिलबाग हैरान होकर अपनी हार देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि फूड रैंकिंग में नंबर 1 होने के बाद भी उसकी डिश हार कैसे सकती थी। प्रेम का मिशन पूरा हो चुका था और इनाम के तौर पर उसे कुकिंग के बादशाह का अपग्रेड व्हील घुमाने का मौका मिल गया था। तभी संजना सिंह प्रेम के पास चलकर आई। प्रेम जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर आपके पास समय हो तो हम अभी ये बात कर सकते हैं, संजना ने कहा और आगे बोली। क्या आपको हमारी पिछली मुलाकात का प्रपोजल याद है? माफ कीजिएगा संजना जी, लेकिन मैं चैंबर ऑफ कॉमर्स में आना नहीं चाहता। वहां के कुछ नियम मुझे जरा भी पसंद नहीं है, प्रेम ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया। दूसरी तरफ लोगों को गरिमा की ड्रेस काफी पसंद आ चुकी थी, इसलिए लोगों ने गरिमा से इस ड्रेस के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दी और इसी बहाने गरिमा की दुकान की फ्री पब्लिसिटी भी हो गई। मुझे भी लगता है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स के बहुत से नियम बेमतलब के हैं और इन सभी नियमों की वजह से चैंबर ऑफ कॉमर्स अंधेरे में फिसलता जा रहा है। इसलिए प्रेम जी, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ मिलकर इसे बदल सकते हैं, संजना ने अपना ग्लास एक तरफ रखते हुए कहा। संजना जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जिस सोच से काम कर रही हैं, आपको उसका नतीजा जरूर मिलेगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स में हाफ ब्लड्स को लेकर बहुत भेदभाव किया जाता है, तो चैंबर ऑफ कॉमर्स में आने के लिए मैं मिनी को नौकरी से तो नहीं निकाल दूंगा ना।
प्रेम ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया और आगे बोला, साथ ही साथ मुझे नहीं लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आने वाले चुनाव में आपकी कोई खास मदद कर पाऊंगा। देखिए, जिस तरीके के आपके कुकिंग स्किल्स हैं, उस हिसाब से मारिया रेस्टोरेंट फूड कंपटीशन की रैंकिंग में जल्द ही टॉप पर आ जाएगा। आगे आने वाले समय में मारिया रेस्टोरेंट की टक्कर का एक भी रेस्टोरेंट नहीं बचेगा, और जब यह समय आएगा तब फूड इंडस्ट्री में मारिया रेस्टोरेंट एक अलग ही मुकाम पर खड़ा होगा। फूड इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यह चुनाव में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसलिए आने वाले चुनाव में यह एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं अपने हिस्से में रखना चाहती हूं। संजना ने आगे की तरफ झुककर सीरियस होते हुए प्रेम की आंखों में देखकर कहा, देखिए, मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि प्रेसिडेंट जोसेफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सारी बागडोर अपने हाथ में लिए हैं, और अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो आने वाले चुनाव में आपके जीतने के चांसेस बहुत कम ही रहेंगे, है ना? अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सब आप आने वाले चुनाव के लिए तो कर रही हैं, है ना? प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा, आप वाकई में बहुत होशियार हैं प्रेम जी। संजना प्रेम की बात सुनकर हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आ गई। वो पास की एक कुर्सी पर बैठ गई और सिर हिलाते हुए आगे बोली, मैं आने वाले चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे जीतने के चांसेस वाकई बहुत कम हैं। इसलिए मैं वो सब काम कर रही हूं जिससे मेरी तैयारी मजबूत हो। हम अभी जवान हैं, लेकिन जोसेफ अब बूढ़ा हो चुका है। वाकई संजना जी, आप सिर्फ 18 साल की ही हैं। अगले 5 साल बाद आप सिर्फ 23 साल की ही होंगी, लेकिन उन 5 सालों में शायद जोसेफ जिंदा भी ना रहे। प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, बिजनेस की दुनिया में कम उम्र में ही कमाल करके दिखाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती। प्रेम की पिछली जिंदगी में वो ऐसे कई लोगों से मिला था जिन्होंने 17-18 साल की उम्र में ही अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया था। हालांकि इतनी कम उम्र के लोगों में सब्र की काफी कमी होती है, फिर भी बहुत से लोग 5 साल में ही अपना बेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। कम उम्र में काबिलियत दिखाने का जज्बा रखने में संजना भी माहिर हो चुकी थी। संजना को अच्छे से मालूम था कि वो किस चीज में अच्छी थी और उन चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता था, और संजना जैसी लड़कियां बड़ा काम करने के लिए ही पैदा होती हैं। प्रेम जी, क्या आप मेरे साथ उन 5 सालों का इंतजार करेंगे? जब यह समय आएगा तब मारिया रेस्टोरेंट नंबर 1 रेस्टोरेंट बन चुका होगा और वो सारे बुरे नियम भी मिट चुके होंगे। संजना ने स्माइल करके कहा, देखिए, 5 साल तो बहुत लंबा होता है। मैं आज में जीने वालों में से हूं। प्रेम ने ना में सिर हिलाकर कहा और अपनी आवाज धीमी रखकर आगे बोला, देखिए, मेरी कुकिंग चुनाव को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत कम समय में बदल सकती है। क्या आप इस बारे में सुनना चाहेंगे संजना जी? प्रेम जी, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? संजना ने स्माइल करके पूछा और अपनी कुर्सी पर टिक गई। संजना जी, प्रोफेसर हिमांशु जो स्टीम इंजन बना रहे हैं, आपको उसके बारे में तो मालूम ही होगा ना? प्रेम ने स्माइल करके पूछा। हां, लेकिन क्या? संजना ने कुर्सी पर तनकर बैठते हुए कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास स्टीम इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगे? प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। संजना प्रेम को ऐसे देखती रही जैसे उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को काबू में कर लिया। अगर आप कोई और होते तो शायद मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन प्रेम जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है क्योंकि आप बहुत होशियार हैं। संजना ने सिर हिलाकर कहा। संजना जी, आप भी काफी होशियार हैं, तो आपको यह भी मालूम होगा कि स्टीम इंजन से इस दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? प्रेम ने अगला सवाल रखते हुए कहा, देखिए, असल में मैं इसके प्रभाव के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि जिस दुनिया को हम जानते हैं यह चीज उसे पूरी तरह से बदल देगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस चीज को सबसे पहले बना लेंगे। संजना ने प्रेम की तरफ देखकर कहा। संजना ने ही हिमांशु को फंडिंग प्रोवाइड की थी और समय समय पर वो हिमांशु से उसकी प्रोग्रेस के बारे में जानती रहती थी। साथ ही साथ वो स्टीम इंजन के इस दुनिया में यूज के बारे में भी पूछती रहती थी। संजना को इस सब का ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था, लेकिन 3 साल पहले ही उसके बिजनेस माइंड ने उससे यह कह दिया था कि इस चीज से दुनिया बदल जाएगी। उसे मालूम था कि कोयले जैसी आम चीज के इस्तेमाल से अगर एनर्जी का कंट्रोलेबल फॉर्म बन गया तो इस दुनिया में एक अलग तरह की क्रांति का जन्म हो सकता था। और फिर जिस भी व्यक्ति के पास सबसे पहले यह टेक्नोलॉजी आएगी, उसके सामने दुनिया के सभी रास्ते खुल जाएंगे। बस इन्हीं सब कारणों से संजना ने हिमांशु के इस प्रोजेक्ट में इतना सारा पैसा लगाया था, जबकि उसे मालूम भी था कि इस मामले में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रही थी।
हालांकि अभी अभी प्रेम ने संजना से जो कहा वो सुनने के बाद संजना को काफी बड़ा झटका लगा था। हिमांशु जी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, लेकिन मैंने ये स्टीम इंजन अपने बूते पर ही बनाया है। अगर मुझे इस स्टीम इंजन को प्रमोट करना है तो मेरे पास सिर्फ 2 ही ऐसे नाम हैं जो ये काम कर सकते हैं, या तो मुखिया जी या फिर सिंह परिवार। प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। संजना के एक्सप्रेशन से वो समझ चुका था कि संजना को स्टीम इंजन की इंपॉर्टेंस के बारे में काफी अच्छे से मालूम था, जिससे प्रेम को अब ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत बाकी नहीं रह गई थी। फिर वो आगे बोला, मेरे पास काफी आइडियाज हैं जिससे स्टीम इंजन को काम में लाया जा सकता है। अगर आपके पास कभी समय हो तो आप मेरे आइडियाज सुन सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे लगता है कल का दिन ठीक रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपका बनाया स्टीम इंजन भी देखना चाहूंगी। संजना ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट आवर खत्म होने के बाद आप मेरे रेस्टोरेंट में आ सकती हैं। प्रेम संजना की उत्सुकता देखकर हैरान हो गया था, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। संजना ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, जी ठीक, मुझे भी ऐसा ही लगता है। प्रेम ने संजना के ग्लास से अपना ग्लास धीरे से टकराया और अपनी ड्रिंक की सिप लेने लगा। ठीक तभी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम वंदना है। अगर आप सभी के पास कुछ समय हो तो मैं ककाओ स्कूल की टीचर सौम्या को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो आपको कुछ कहानियां सुना सकें। वंदना ने स्टेज पर आकर कहा। प्रेम उस तरफ मुड़कर सरप्राइज होते हुए देखने लगा। पार्टी वाली जगह पर एक ऊंचा स्टेज बना हुआ था। वंदना ने माइक जैसी दिखने वाली कोई चीज सौम्या के हाथ में थमा दी और स्टेज से नीचे उतर गई। सभी लोग बिल्कुल चुप होकर सौम्या की तरफ देख रहे थे। तभी सौम्या के ऊपर एक लाइट पड़ी जिससे उसकी ड्रेस और वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। सौम्या ने अपनी तरफ देखती हुई आंखों को देखा और थोड़ी देर तक काफी हेजिटेट हुई। फिर उसकी नजर रिया पर पड़ी जिससे उसका हौसला बढ़ गया। मैं ककाओ स्कूल की टीचर हूं और मैं भी उन आम लोगों में शामिल हूं जो ककाओ गांव की गलियों में घूमने वाले बेघर बच्चों को खाना देते हैं। वो सारे बच्चे भी मुझे मेरे स्कूल के बच्चों की तरह ही सौम्या मैम कहकर ही बुलाते हैं। सौम्या ने आगे आकर कहा। कुछ देर बाद सौम्या ने सभी को शुक्रिया कहा और फिर प्रेम से बातें करने लगी। कुछ देर बाद संजना ने कल मिलने के वादे के साथ प्रेम से अलविदा लिया और गरिमा को एक ड्रेस बनाने का ऑर्डर दे दिया। जब प्रेम सौम्या से बातें कर रहा था तभी कार्लोस उसके पास आया और प्रेम से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसे किनारे की तरफ ले गया। उसने करूर आकर राजा के जन्मदिन पर कुछ बनाने के लिए प्रेम से कहा। प्रेम ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन तभी इसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लो और जाकर अपनी कुकिंग का करिश्मा दिखाओ। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट को लेवल 3 पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस मिशन के कंप्लीट होने पर तुम्हारे 3 स्ट्रेंथ पॉइंट काट लिए जाएंगे। सिस्टम ने प्रेम से कहा, क्या तुमने मेरी जिंदगी का कोई बीमा करवाया है? प्रेम ने सिस्टम से मन में पूछा। मैं किसी भी तरह का बीमा प्रोवाइड नहीं करता हूँ। सिस्टम ने सीरियस होकर जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे इस आग के गड्ढे में क्यों धकेल रहे हो? क्या तुम्हें मेरी जगह कोई और मिल गया है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी अभी की हालत में मुझे करूर जाना चाहिए? वहां जाने के बाद तो शायद मैं जिंदा भी ना बचूं। प्रेम ने अंदर ही अंदर चिल्लाकर कहा और आगे बोला, तुम पनिशमेंट के तौर पर पूरे 3.5 स्ट्रेंथ पॉइंट क्यों नहीं काट लेते? ये 0.5 स्ट्रेंथ पॉइंट छोड़ने का क्या मतलब है? मुझ पर इतना बड़ा एहसान मत करो भाई। अगर मैंने 3.5 स्ट्रेंथ पॉइंट काट लिए तो तुम तुरंत ही मर जाओगे और ये मेरे नियमों के खिलाफ होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम इस बात को लेकर इतना निराश क्यों हो रहे हो? मैंने सारा हिसाब पहले ही लगा लिया है। अगर तुम करूर जाते हो तो किसी भी खतरे में ना पड़ने के तुम्हारे 50% चांसेस हैं, इसलिए तुम बच ही जाओगे। सिस्टम ने जवाब दिया, मैं भी जैसा हूं वैसा ठीक हूं। मैं अपने बचने के 50% चांसेस का जुआ क्यों खेलूंगा? प्रेम इस बात से और भी ज्यादा नाराज हो गया। कुछ कारणों से मुझे ये हिडन मिशन देना पड़ रहा है। कालचुरी राज्य के राजा के बर्थडे के मौके पर कालचुरी राज्य के सबसे अच्छे शेफ्स वहां पर मौजूद होंगे। उस पार्टी में तुम्हें उन सभी शेफ्स को कुकिंग के लिए चैलेंज करना है। ऐसा करने पर तुम कुकिंग के बादशाह बनने की तरफ और तेजी से बढ़ते जाओगे। इससे तुम्हें काफी इज्जत भी मिलेगी। कुकिंग के बादशाह को ऐसे ही रास्तों पर चलने की आदत होनी चाहिए। सिस्टम ने सीरियस होकर कहा, तो ये चीज किसी हाल में भी नहीं बदलने वाली? प्रेम ने गहरी सांस लेकर कहा। उसे पहले ही मालूम था कि असल में सिस्टम क्या चाहता था। सिस्टम प्रेम को राजा की पार्टी में जीने और मरने की कंडीशन में डालना चाहता था, लेकिन प्रेम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहता था।
मैं हिडन मिशन को बदल नहीं सकता, इसलिए ये जैसा है ठीक वैसा ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें कामयाब हो जाओगे। सिस्टम ने इतना कहा और चुप हो गया। कार्लोस प्रेम का ऐसा जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे प्रेम को अपने कुकिंग स्किल्स की चिंता थी। आप बहुत अच्छे हैं प्रेम जी। अभी तक मैंने करूर और ककाऊ में जितनी भी चीजें खाई हैं, आपके चिकन टिक्का उन सबसे अच्छे थे। मुखिया मुकुंद जी और प्रेसिडेंट जोसेफ ने भी आपके कुकिंग स्किल्स की काफी तारीफ की। अगर आपको लगता है कि आपकी कुकिंग अच्छी नहीं है, तो फिर ककाऊ गांव में कोई भी अपने आप को शेफ कहने के लायक ही नहीं है, कार्लोस ने कहा। वैसे प्रेम काफी हेजिटेट हो रहा था। उसने भले ही सिस्टम से इतनी लंबी बात कर ली थी, लेकिन असली दुनिया में अभी कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे। अभी वो कैसे भी करके अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता था। उसे ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कार्लोस का इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। प्रेम करूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो फिर से अपंग भी नहीं होना चाहता था। अब प्रेम के पास और कोई चारा नहीं बचा था। कार्लोस समझ गया कि प्रेम कुछ कहना चाहता है, लेकिन हेजिटेट हो रहा है। प्रेम जी, अगर आप करूर आने के लिए राजी हो जाते हैं तो राजकुमार कुंवर नारायण आपको काफी बड़ा इनाम देंगे। आपको आपकी मेहनत का पूरा पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अगर आपने राजा का दिल भी जीत लिया तो शायद आप शाही महल के शेफ भी बन सकते हैं। इसके अलावा रानी साहिबा आपको इतने पैसे देंगे कि आपको अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, कार्लोस ने स्माइल करके कहा। प्रेम ने जैसे ही कार्लोस की तरफ देखा वो थोड़ा शांत हो गया। मुझे ये मौका देने के लिए आपका शुक्रिया एम्बेसडर कार्लोस जी। हालांकि मैं अभी एक रेस्टोरेंट चलाता हूं और मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है जिसका मुझे ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं करूर आ सकता हूं या नहीं, प्रेम ने कहा। ठीक है, फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा प्रेम जी। कार्लोस को प्रेम के जवाब से काफी झटका लगा था, लेकिन उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई और आगे बोला, एक बात और, मैं आज से 15 दिन बाद करूर के लिए रवाना हो जाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे तब तक आपका जवाब मिल ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तब तक तो मैं आपको जवाब दे ही दूंगा, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा और वहां से चला गया। ये एक कमाल का तोहफा होगा, लेकिन क्या प्रेम मेरी बात मानेगा या नहीं? अगर ये ककाऊ गांव नहीं होता तो मैं उसे अपने साथ बांध कर ले आता, कार्लोस ने गहरी सांस लेकर धीमे से कहा। प्रेम जैसे ही बाकी लोगों के बीच आया, उसे बहुत सारे बिजनेसमैन ने घेर लिया और उससे बातें करने लगे। इसके बाद पार्टी खत्म हो गई और प्रेम, रिया, सौम्या और वंदना साथ साथ बाहर निकलने लगे। क्या सचमुच तुम्हारी पत्नी मर चुकी है? वंदना ने प्रेम के बगल में आकर कहा। पहले तो प्रेम ऐसा सवाल सुनकर हैरानी में पड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को काबू में किया। वो मरी नहीं है, बस वो कहीं चली गई है, प्रेम ने जवाब दिया। किसी और आदमी के साथ? वंदना ने प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर कहा और आगे बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें जरूर कोई और मिल जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की कोई समझ ही नहीं होती। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि भला तुम्हें कोई कैसे छोड़ सकता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी औरत है जिसे तुम्हारी कुकिंग पसंद ना आई हो। तुम्हारे फूड को खाने से तो मर्द भी खुद को नहीं रोक पाते हैं। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच काफी अच्छा रिलेशन था और इसमें कोई भी तीसरा शामिल नहीं था, प्रेम ने जैसे तैसे करके एक जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूं, ऐसी बात को मानने में मर्द को दिक्कत आती ही है, वंदना ने सिर हिलाकर कहा। अब प्रेम का दिमाग चकरा चुका था और वो कुछ भी नहीं कहना चाहता था। तो इसका मतलब है कि वो अब कभी भी वापस नहीं आएगी, है ना? अगर वो वापस आ गई तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगे? वंदना ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं उसे माफ कर दूंगा। कुछ भी हो, वो मेरी बेटी की मां है। प्रेम समझ चुका था कि वंदना के क्या इंटेंशंस थे, इसलिए उसने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया। अरे, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने साफ दिल के इंसान हो, वंदना ने डिसअपॉइंट होकर कहा। जब वंदना और सौम्या अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर चले गए, तभी अंधेरे में से दो लोग निकलकर बाहर आए और रिया और प्रेम की तरफ बढ़ने लगे। प्रेम ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और रिया को अपने पीछे कर लिया। कामनी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अगर आपको मेरे चिकन टिक्का पसंद आए हो तो आप कल मेरे रेस्टोरेंट आकर दोबारा खा सकते हैं। प्रेम ने जैसे ही अपने सामने खड़े दो लोगों को देखा, वो काफी सरप्राइज हो गया और उसने कहा, मैं बस इतना कहने आई हूं कि गरिमा से दूर रहो, कामनी ने कहा। देखिए, गरिमा और मैं साथ में काम कर रहे हैं, तो काम के कारण हम आपस में बात करना बंद नहीं कर सकते, प्रेम ने कामनी से कहा। तुम ये मत सोचना कि तुम अच्छे चिकन टिक्का बनाते हो तो तुम्हें मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तुम अभी मेरे बारे में अच्छे से जानते नहीं हो। मेरे तहखाने में टॉर्चर करने की एक से बढ़कर एक चीजें मौजूद हैं।
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें चमड़े के चाबुक से पिटवाकर तुम्हारे ऊपर गर्म मोम भी गिरवा सकती हूं। कामनी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कहा। आप इस बात को समझिए कामनी जी कि मैं और गरिमा साथ मिलकर सिर्फ काम कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके अलावा हमारे बीच और कुछ भी नहीं है। प्रेम ने सीरियस होकर कहा। अपना वादा याद रखना, कामनी ने मुड़कर कहा और आगे बोली। कल रात मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊंगी, इसके लिए तैयार रहना। थोड़ी दूर तक चलने के बाद कामनी अचानक से गायब हो गई। प्रेम अपनी साइकिल चलाकर रेस्टोरेंट की तरफ ही जा रहा था। रास्ते में वो करूर की अपनी ट्रिप के बारे में भी सोच रहा था, जिससे उसकी आईब्रोज ऊपर की तरफ उठी हुई थी। अब वो ट्रिप को टाल नहीं सकता था। इस वक्त प्रेम को जिस चीज का ख्याल रखने की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी उसकी सेफ्टी, और इसके अलावा उसे अभी महेंद्र प्रताप की अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाने के बारे में भी सोचना था। महेंद्र के दुश्मन बहुत ताकतवर थे। अगर लोग उसे पहचान जाएंगे तो फिर प्रेम के जिंदा बचने की कोई भी चांसेस नहीं थे। अरे बाप रे! प्रेम ने जैसे ही रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। बीना जमीन पर लेटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। ये तो बीना दीदी हैं, उन्हें क्या हुआ? रिया ने नर्वस होकर पूछा। प्रेम ने रेस्टोरेंट की लाइट जलाई। बीना जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी एक उंगली बाहर की तरफ थी। उसने शायद जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखने की कोशिश की थी। उसका चेहरा मुरझा चुका था और वो बीना किसी हलचल में पड़ी हुई थी। क्या इसका खून हो गया है? जैसे ही प्रेम के दिमाग में यह ख्याल आया, उसके पूरे बदन में झुरझुरी उठ गई। वो तुरंत नीचे झुका और बीना की गर्दन के पास अपनी उंगली रखकर देखा। बीना की नब्ज धीरे धीरे चल रही थी। प्रेम ने एक राहत की सांस ली क्योंकि बीना जिंदा थे। पापा, यहां कुछ लिखा हुआ है, रिया ने बीना के हाथ की तरफ इशारा करके कहा। प्रेम ने बीना का हाथ उठाया तो वहां कोयले की मदद से कुछ लिखा हुआ था। मुझे हरे भरे कबाब दे दो। प्रेम ने फिर बीना की उंगली को ध्यान से देखा। उसकी उंगली पर कोयले के पाउडर के निशान थे। क्या यह भूख के कारण बेहोश हो गई है? प्रेम ने बीना की तरफ देखकर सोचा। पार्टी में जाने के पहले प्रेम ने बीना के लिए खाना रख दिया था। उस समय बीना सो रही थी, इसलिए प्रेम ने किचन के दरवाजे पर एक नोट चिपका दिया था। पापा, अब हमें क्या करना चाहिए? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। सबसे पहले हमें इसको जगाना होगा, प्रेम ने जवाब दिया और बीना को अपनी गोद में उठा लिया। बीना की हाइट ज्यादा नहीं थी और उसका शरीर भी ज्यादा भरा हुआ नहीं था, इसलिए उसे उठाना बच्चे को उठाने जैसा ही था। सिस्टम, इसका फुल बॉडी स्कैन करो और बताओ कि इसको क्या हुआ है, प्रेम ने चलते चलते सिस्टम से मन में कहा। तुम डायग्नोसिस नहीं करवा सकते, तुम्हारे पास अभी ऐसे राइट्स नहीं हैं। प्लीज रेस्टोरेंट को, सिस्टम ने कहा, लेकिन प्रेम ने उसे बीच में ही टोक दिया। 500 कॉपर के सिक्के, अब तुम ये करोगे या नहीं? प्रेम ने कहा। फिर ठीक है, सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। डायग्नोसिस पूरा हुआ, 500 कॉपर के सिक्के काट लिए गए हैं, डायग्नोसिस की रिपोर्ट तैयार है। थोड़ी ही देर में सिस्टम की आवाज दोबारा आई। प्रेम ने बीना को एक टेबल पर लिटा दिया और अपने दिमाग में रिपोर्ट देखने लगा। बीना, उम्र 15 साल, जेंडर फीमेल, 7वें लेवल की एक स्पेस मैजिशियन। डायग्नोसिस रिपोर्ट लो ब्लड शुगर लेवल, खून की कमी, बाकी फिजिकल कंडीशन ठीक है। रिपोर्ट्स देखने के बाद प्रेम को यह पता चल गया कि उसे क्या करना है। बीना की डायग्नोसिस रिपोर्ट में हार्ट अटैक या कैंसर जैसी कोई सीरियस बीमारी निकलकर सामने नहीं आई थी। थोड़े से फूड और पानी से उसकी सेहत में सुधार लाया जा सकता था। प्रेम किचन में गया और उसने एक ग्लास लाइफ एनर्जी वाला पानी भर लिया। फिर उसने उसमें 2 चम्मच शक्कर मिलाई और उसने बीना को धीरे धीरे वो पानी पिला दिया। थोड़ी ही देर में बीना के चेहरे की रंगत लौट गई और उसकी सांसें भी नॉर्मल होने लगी। उसकी बॉडी का टेम्परेचर अब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था। अरे, मैं कहां हूं? बीना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर कहा। फिर उसकी नजर प्रेम पर पड़ी और प्रेम का चेहरा अपने चेहरे के इतने पास देखकर वो चौंक गई। बीना का पूरा शरीर कांप उठा। अपनी पीठ पर प्रेम के हाथ का एहसास पाकर बीना की आंखें खुली की खुली रह गईं। बीना के गाल लाल हो गए और वो टेबल पर खड़ी हो गई। हालांकि अभी बीना के शरीर में हल्की कमजोरी थी और वो अचानक से अपना वजन नहीं संभाल पाई और टेबल से सीधा प्रेम की बाहों में गिर गई। अरे अब छोड़ो भी, मैंने तो इंसानियत के नाते तुम्हें बचाया था, अब इसके लिए तुम्हें मेरी बाहों में गिरने की जरूरत नहीं है, प्रेम ने बीना की तरफ देखकर कहा। बीना हल्की सी परेशान हो गई और उसने प्रेम के गले से अपने हाथ हटा लिए। बीना ने प्रेम की तरफ देखा और उसे लगा कि इससे अच्छा तो वो मर गई होती। आज ना सिर्फ एक मर्द ने उसे छुआ था
बल्कि वो उसके सामने घुटनों पर बैठी भी हुई थी। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चांद देश की राजकुमारी हूं। मैंने एक मर्द को अपना शरीर कैसे छूने दिया? ये मर्द तो अभी तक मेरे सामने घुटनों पर बैठा होना चाहिए था, और अब तक। बीना के दिमाग में ढेर सारे ख्याल एक साथ दौड़ने लगे। उसे समझ आया कि वो ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। वो अपने कमजोर शरीर में जरा भी ताकत नहीं जुटा पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे घुटनों तक दफना दिया हो और वो वहां से अलग ही नहीं हो पा रही हो। वो तो इस अजीब सी पोजीशन से खुद को बचा भी नहीं पा रही थी। क्या इस आदमी ने पानी में कुछ मिलाया था? शायद इसने कोई ऐसा ड्रग मिलाया था जिसे पीने के बाद कोई भी लड़की इसकी बाहों में आ जाती होगी। लेकिन रिया भी तो यहीं खड़ी है। ये कितना बेशर्म है। सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। बीना ने परेशान होकर प्रेम की तरफ देखा और उसकी आंखें सदमे के कारण खुली रह गईं। बीना दीदी, क्या आप शुक्रिया अदा कर रही हैं? रिया ने पूछा। बीना को इस तरह घुटनों पर झुका हुआ देखकर प्रेम को भी झटका सा लगा था। यह लड़की कभी कभी बहुत घमंडी हो जाती है, लेकिन कम से कम इसे लोगों के एहसान की अहमियत तो मालूम है। शायद यह इसके शुक्रिया कहने का तरीका होगा। प्रेम ने बीना की तरफ देखकर सोचा, देखो, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम मेरे रेस्टोरेंट की एक एम्प्लॉई हो। प्रेम ने नाम में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा और बीना को खड़े होने में मदद की। उसने बीना को एक कुर्सी पर बैठा दिया और उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल काफी कम हो गया था और तुम्हें खून की काफी कमी भी है, इसलिए तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए, वरना तुम कभी भी बेहोश हो सकती हो और शायद किसी दिन इससे भी कुछ बुरा हो जाए। मैंने तुम्हारे इस पानी में थोड़ी सी चीनी मिला दी है। लो ब्लड शुगर लेवल, खून की कमी? बीना काफी कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी, क्या इसका मतलब यह है कि इसे मेरी परेशानी के बारे में मालूम है और यह मेरा फायदा उठाने के बजाय मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था? इनका ब्लड शुगर लेवल कम था तो इन्हें शक्कर पिलानी पड़ी। रिया ने प्रेम की तरफ मुड़कर क्यूरियस होते हुए कहा और आगे बोली, अब अगर बीना दीदी को खून की कमी भी है तो क्या उन्हें खून भी पीना होगा? नहीं, मैं कभी भी खून नहीं पीऊंगी, भले ही मैं मर क्यों न जाऊं। इसके पहले कि प्रेम कुछ कह पाता, बीना ने कहा, अगर तुम खून पीना भी चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए खून नहीं है। प्रेम ने होंठ काटकर जवाब दिया। वो बीना को एक वैम्पायर नहीं बनाना चाहता था। उसने बीना के होंठों से पानी का ग्लास लगाया और उसे पिलाने लगा। बीना पहले मना करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके होंठों से ग्लास लगा, उसे किसी चीज की खुशबू आई और उसे अच्छे से सूंघने के बाद ही उसे काफी अच्छा लगने लगा। यह ठीक वैसी ही खुशबू थी जैसे कि शाही कबाब में से आती थी। थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद बीना ने अपना मुंह खोला और पानी पीने लगी। पानी ठंडा और रिफ्रेशिंग था, जिससे बीना को थोड़ा होश आने लगा। जैसा प्रेम ने कहा था, पानी में काफी शक्कर डली हुई थी, जिससे पानी काफी मीठा लग रहा था। लाइफ एनर्जी वाले पानी की कुछ सिप लेने के बाद ही बीना को अपने अंदर एक अलग तरह की एनर्जी महसूस हुई। उसके कमजोर शरीर में दोबारा से अब ताकत वापस लौट आई थी। लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं खुद तुम्हें यह पानी पिलाऊं? प्रेम ने स्माइल करके कहा। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी मुझे कुछ भी पिलाए। बीना ने प्रेम के हाथ से ग्लास छीनते हुए कहा। फिर उसने प्रेम और रिया की तरफ देखा और आगे बोली, मुझे यह ड्रिंक काफी पसंद आई। प्रेम बीना को पानी पीता हुआ देखता रहा। प्रेम ने जितना सोचा था, बीना उससे भी एक कदम आगे थी। भले ही बीना बहुत लाड़ प्यार में बड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी शायद उसके कंधों पर काफी जिम्मेदारी थी। अभी तुम्हारी जैसी हालत है उस हिसाब से तुम्हें भूखे नहीं रहना चाहिए। बाहर जाने के पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना पहले ही बना दिया था और उसे डिब्बे में रख दिया था। मैंने किचन के दरवाजे पर तुम्हारे लिए एक नोट भी छोड़ा था। प्रेम ने किचन के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा और वापस बीना की तरफ मुड़कर बोला, शायद तुम ये देख नहीं पाई होगी। प्रेम को जो हाइट नॉर्मल लगी थी वो बीना की हाइट से काफी ज्यादा थी। अगर वो इस नोट को ध्यान से ढूंढती तभी उसे यह दिख सकता था। बीना ने पानी पीना जारी रखा। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई भी उसकी हाइट का मजाक उड़ाए। अगर प्रेम ने अभी अभी उसे खतरे से ना बचाया होता तो अपनी हाइट का मजाक उड़ाने पर वो प्रेम को अच्छा खासा सबक सिखाती। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूं। हरे भरे कबाब बनाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिकन टिक्का बना देता हूं। प्रेम ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। उसके चेहरे पर काफी ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस थे। अगर इस बात की खबर बाहर फैल जाती कि उसने अपनी एक एम्प्लॉय को तब तक भूखा रखा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई और मौत के करीब नहीं पहुंच गई, तो शायद प्रेम पर बहुत बड़े इल्जाम लग सकते थे। टिक्का? बीना फिर से कंफ्यूज हो गई। उसने रेस्टोरेंट के मेनू में इस डिश का नाम पहले कभी नहीं देखा था। पापा के बनाए चिकन टिक्का तो कमाल के हैं, ये वही समझ सकता है जिसने ये खाया है। रिया ने सीरियस होकर बीना से कहा। हरे भरे कबाब से भी अच्छे? बीना ने उलझन में पड़कर कहा।
ये भी हरे भरे कबाब जितने ही अच्छे हैं, रिया ने जवाब दिया। क्या सचमुच? रिया की बात सुनकर बीना की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसने अभी तक हरे भरे कबाब से अच्छी कोई भी डिश नहीं खाई थी। हाँ बिल्कुल, रिया ने सिर हिलाकर कहा। प्रेम जैसे ही किचन के अंदर गया, उसने देखा कि चिकन टिक्का बनाने का सारा सामान पहले से ही वहां मौजूद था। फ्रिज खोलने के बाद उसने देखा कि वहां चिकन भी पहले से ही रखा हुआ था। उसके मसालों के डिब्बे में काली मिर्च भी रखी जा चुकी थी। कुछ देर तक अपनी सरसरी निगाह से सारी चीजों को देखने के बाद